नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जैसे एग्जामों के लिए, बीपीएससी के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आता हूं, नेट जेआरएफ के लिए। और हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम लोगों ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट था, संवैधानिक विकास हम लोगों ने देखा, तमाम एक्ट देखे, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1919, 1905, 1935, 1947 का अधिनियम, तमाम अधिनियम देखे, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, सभी के बारे में हमने देखा। एक तरह से संवैधानिक विकास का चरण हमने देखा। संविधान सभा की बात उसमें की गई थी, तो आज हम लोग संविधान सभा के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक तरह से आपके सिलेबस में है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ, नेट जेआरएफ हो, चाहे एलटी हो, सभी में आता है। जीआईसी में भी आता है, बीपीएससी में भी है। तो जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, उन सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी के नंबर पे 9628 95 92 37 में कॉल कर सकते हैं या फिर उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। नेट जेआरएफ की क्लासेस टीचर्स एकेडमी पे चलती थी, लेकिन अब टीचर्स एकेडमी की एक सेकंड ब्रांच है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूजीसी एकेडमी, जहाँ पे सिर्फ नेट जेआरएफ की क्लासेस चलती हैं। पॉलिटिकल साइंस की 4 से 5 अदर सब्जेक्ट भी उसमें आते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तमाम सब्जेक्ट हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके पहले में संवैधानिक विकास के बारे में देखा। सभी लोग को हमारा तहे दिल से नमस्कार है। गोल्डन क्लास जी, आप ही जलवा है सर। अरे बाप रे बाप, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे वर्ड सुनने के बाद दिल आज गार्डन गार्डन हो जाता है। आई थिंक आप यूजीसी एकेडमी पे कमेंट किए थे आज। गोविंद जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। हरिकृष्ण जी नमस्कार। वेदिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ थंबनेल पे देख सकते हैं, थंबनेल पे लिखा हुआ है रिवीजन क्लास। तो हम लोग रिवीजन क्लास को लेकर चल रहे हैं कि जैसे कि पेपर में आया था टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के, दिसंबर जनवरी में एग्जाम करा सकती है, तो हम लोग स्पीड चल रहे हैं। चलिए स्पीड पकड़ते हैं अपनी, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। बात यहाँ पे हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की। जो ये बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच उनका शुरू है। टीजीटी पीजीटी एलटी नेट जेआरएफ जीआईसी सभी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको ऐप पर लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐप पर क्लास चलती है, पब्लिक क्लास 1 से 2 दिन और पब्लिक होगी, उसके बाद सारी क्लासेस पेड में ऐप पर चलेंगे जो बच्चे जुड़े हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो हमारी संस्था के नंबर पर 9628 95 92 37 पे कॉल करें। कॉल बिजी है, कोई इशू बता रहा है, व्हाट्सअप छोड़ें। सोनू जी गुड इवनिंग, नीरज जी गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। संविधान सभा बात हम किसकी कर रहे हैं? संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान सभा के बारे में बात हम कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में संविधान सभा के गठन का प्रयास आज से नहीं शुरू हुआ था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू हो गया था। हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े हैं इसके पहले क्लासेस में। सबसे पहले 1922 में ही, 1922 में ही महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग की थी। महात्मा गांधी द्वारा मांग की गई थी कि सर संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा ही किया जाए। इस बात की डिमांड महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1992 लिख दिया मैं, एक्चुअल में है 1922, जल्दबाजी में लिख दिया 1922 में। ठीक है। उसके बाद 1928 में आप सभी को मैंने पढ़ाया है, क्लास में आपने पढ़ा है 1928 का नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें थी मैंने आपको इसके पिछली क्लास में बताया है। तो नेहरू रिपोर्ट में भी इन्होंने ही डिमांड किया था कि भैया संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात नेहरू जी ने भी कही थी नेहरू रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में इस बात को उन्होंने भी दोहराया था। ठीक है। हमने पढ़ा था 1935 का अधिनियम, जहां हमने देखा था कि ब्रिटिश सरकार ने लोकतांत्रिक सरकार के गठन का प्रावधान किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत के लिए विधि यानी कानून वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगा। ये बात थी, मुद्दा फंसा हुआ था, तमाम विरोध हुए, तमाम चीज़ें हुई, जाके मामला सलटा। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, मैंने पहले इसको पढ़ाया आप लोगों को। फिर कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया तो उसी के द्वारा संविधान का प्रारूप तय करने की बात की गई, संविधान का गठन कैसे होगा। फिर संविधान सभा की बात की गई। हम इससे बात हम कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। जब कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा के बारे में बात की गई, तो संविधान सभा के लिए कहा गया कि इसमें 389 मेंबर होंगे। कितने होंगे?
389 मेंबर होंगे, ऐसा कहा गया था, लेकिन थे कितने? 299। क्लास 9th के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 3 आपको मिल जाएगा। बात की गई थी, कहा गया था इसमें से 296 सदस्य ऐसे स्टेट से होंगे, इन 389 में से 296 सदस्य ऐसे जगहों से होंगे जिन जिन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होगा, डायरेक्ट। ठीक है, कि 389 में से 296 इसी में होंगे। सभी लोग को नमस्कार शिल्पी जी, इसमें से होंगे। फिर कहा गया कि भैया 93 मेंबर जो लिए जाएंगे वो देसी रियासतों से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे? देसी रियासतों से लिया जाएंगे। और संविधान सभा में जो सीटें प्राप्त होंगी वो जनसंख्या के आधार पे होंगी। और कहा गया कि भैया सीटें जो होंगी जनसंख्या के आधार पे डिवाइड की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, ये बात कही गई। ठीक है, संविधान सभा में। तो उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, 299 सदस्य उसमें थे संविधान सभा में। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और अध्यक्ष यहाँ पे अस्थायी तौर पे चुने गए इसमें। और आप सभी को पता होगा, प्रश्न भी आया है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, बहुत दिन के बाद आए। शिवानी उपाध्याय जी कह रहे नहीं लिए, हम तो 4-5 दिन से लगातार चल रहे हैं, बहुत दिन बाद कहाँ आए, इसके पहले भी क्लास हुई है। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को वो तारीख आई जब राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और इसी तारीख को एक स्थायी उपाध्यक्ष भी चुना गया, मुखर्जी जी को, H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, ये चुने गए। ठीक है, नमस्कार डियर, स्वागत है आपका नीलम गुप्ता जी। ये चुने गए, इनका निर्वाचन किया गया। ठीक है, इसी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को वो तारीख थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। नेहरू सेंस हमारा यहाँ पे क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से है, मोतीलाल जी से नहीं है, याद रखिएगा। और फिर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रश्न भी पूछा गया है, BN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी क्या किया गया? नियुक्त किया गया कि सर आप संवैधानिक सलाहकार होंगे। और जब 1947 को फिर संविधान सभा की पुनः बैठक हुई, और पुनः बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को, जब विभाजन हो गया। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को आप जानते हैं भारत देश का मनाया जाता है। विभाजन हो गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन जैसे कि कहा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिस तरह से चयन किया जाएगा कि हर 10 लाख में एक होगा, उसी तरीके से किया गया था। लेकिन सदस्य संख्या में परिवर्तन कर दिया गया था। उन्होंने कहा था 389 सदस्य होंगे, लेकिन थे 299। विभाजन हो गया, पाकिस्तान का अलग, भारत का अलग, तो बोला हुआ कितना? 299 सदस्य थे। ठीक है, जो राज्य थे, जो देसी रियासतें इसमें शामिल हुई थी, उन्हीं के अनुसार सीटें उनको प्रदान की गई। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया।
और जब विभाजन हो चुका था भारत देश का तो 389 की जगह 299 सदस्य ही बचे थे संविधान सभा के, ये हुआ था। अलग अलग जगहों से चुने गए थे। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर साहब किस राज्य से चुने गए थे, किस राज्य से? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में अंबेडकर सर जो थे, हमारे भीमराव अंबेडकर सर जो थे, ये बंगाल से चुने गए थे। कहां से? बंगाल से। ठीक है, ये बंगाल से चुने गए थे। ये प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, नमस्कार जी। और फिर आगे चल करके कार्य शुरू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, हमारा संविधान बन गया। और आप सभी को पता है जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ाया है आप लोगों को। देखिए, रिवीजन क्लास चल रहा है, स्पीड में चल रहे हैं, इसमें मैंने पहले से पढ़ाया है। तो इससे मैंने बताया है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था, आपको पहले से बताया। और यही रीजन था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने वेट करके 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसी दिन को यादगार बनाने के लिए ही हमने उस दिन संविधान लागू किया, 2 महीने वेट करके। तो ठीक है, बना। अभी हम इसके बीच की कहानी आपको बताएंगे भी। आप अभी तो फैक्ट बता दे रहा हूं आपको, जहां से प्रश्न आपके आते हैं। लागू हुआ, और जब लागू हुआ तो कुछ प्रावधान थे जो 26 जनवरी 1949 से ही लागू हो गए। प्रश्न ये पूछता है कि भले ही 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अब लागू होगा तभी प्रावधान लागू होंगे। भाई, आपने खाना बना के रख दिया है, लेकिन आप खाना बनाए हो 9 बजे, खा रहे हो 9:30 बजे, तो पेट में तभी जाएगा जब आप खाओगे। यानी संविधान बना 1949 को था, लागू 1950 में हुआ था, लेकिन कुछ चीजें लागू हो गई थी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। जी हाँ, जैसे क्या लागू हो गया था? नागरिकता का प्रावधान, ये लागू हो गया था। पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव होगा, साथ ही साथ एक अस्थाई संसद की भी बात की गई थी। अस्थाई संसद, स्थाई नहीं, अस्थाई, कि जब तक परमानेंट नहीं बन जाता तब तक चलेगा ही। इस तमाम प्रावधान 1949 से लागू हो गए थे। ये तमाम चीजें जब 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा हुआ था संविधान सभा द्वारा, तो उस पर याद रखिएगा कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा 284 सदस्यों ने, कितने? 284 सदस्यों ने उस पर क्या किए थे? साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। 284 इंक्लूडिंग अध्यक्ष। जी हाँ, इसमें अध्यक्ष सर का भी सिग्नेचर था। तो जब संविधान सभा बनी थी, गुड इवनिंग निरंजन जी, ये चीजें थी। ठीक है, और जब 1949 का संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। आप सभी को पता है, ये सब कॉमन चीजें, बचपन में पढ़े होंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान सभा को बनने में, उसके निर्माण में ये टाइम लगे थे। और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था तब तक भारत में, हमने कल पढ़ाया था कि अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी, और अंतरिम सरकार में कौन किस पद में था, कौन मंत्री था, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, संविधान सभा के माध्यम, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो इतना आसानी से नहीं हुआ। संविधान सभा के अंतर्गत सॉरी, बहुत सारी समितियां बनी थी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि फला समिति का अध्यक्ष कौन था, फला समिति का अध्यक्ष कौन था, यह आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। तो अध्यक्ष बना था, तमाम समितियां बनी थी। जैसे उसमें बनी थी संघीय शक्ति समिति। ठीक है, संघीय शक्ति समिति। प्रश्न आपके एग्जाम में नेट जेआरएफ में भी आया, टीएसटी पीएसटी में भी आया है कि भैया संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति में टोटल 9 मेंबर थे, याद रखिएगा, टोटल 9 मेंबर इसमें थे, 9 सदस्य इसमें थे। इसके अध्यक्ष ये थे। इसके अलावा मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति बनी थी। मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों के
अधिकारों से संबंधित समिति बनी थी। और मैं आपको बता दूं, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदस्य संख्या कितनी इस समिति में? सदस्य संख्या 54, 54 थे। ठीक है, ये सब पूछी गई समितियां हैं, याद रखिएगा। फिर एक समिति बनी थी संचालन समिति। पूरा संचालन कौन करेगा संविधान सभा का? तो संचालन समिति बनी थी, हेड थे राजेंद्र प्रसाद सर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर कार्य संचालन समिति बनी थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी सर थे, कार्य संचालन समिति के हेड बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में आया गया, प्रारूप समिति बनी थी कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर। और इसका हेड कौन बना था? इसके हेड बने थे अंबेडकर सर, भीमराव अंबेडकर। ये इसके हेड बने थे प्रारूप समिति के। बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये बने थे। इसको थोड़ा डीपली जाके पूछता है कि इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सर 7 थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, सदस्य संख्यों की संख्या 7 थी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि संख्या तो 7 थी, लेकिन हमें ये बताइए कि इसमें मेंबर कौन कौन थे। प्रश्न पूछा है, एक नहीं 20 बार। चाहे आप टीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखें, चाहे पीजीटी का देखें, चाहे नेट जेआरएफ का देखें, आपको एक नहीं कई जगह मिलेगा डियर। जी हाँ, कि एक्चुअल में कौन कौन थे इसमें, ये आपको देखने को मिलेगा। तो प्रारूप समिति के बारे में जो सदस्यों की बात करते हैं, तो इसमें थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर ये सर थे। ठीक है, ए के अय्यर सर थे, ए के अय्यर सर थे। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, बहुत फेमस नाम रहा है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी थे, याद रखिएगा। इन सब के अलावा मोहम्मद सादुल्ला ये सर इसमें थे। ए एम माधव थे, ए एम माधव थे। और एक सर और थे, आप सभी को नाम पता होगा, ये भी पूछा गया है, डीपी खेतान सर थे इसमें। 1 2 3 4 5 6 और अंबेडकर साहब 7। ये आपको याद होगा कि डीपी खेतान सर थे, लेकिन उसी दौरान बीच में जब इसके मेंबर रहे हैं, ये प्रारूप समिति के थे। गुड इवनिंग प्रणिता जी, स्वागत है आपका। उसी दौरान खेतान सर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई थी, दुर्भाग्य था। और टी कृष्णामाचारी जी सदस्य बने थे इनकी जगह। टी कृष्णामाचारी ये। तो खेतान सर की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने थे टी कृष्णामाचारी। इसमें से ऐसा कोई नाम नहीं है जो पॉलिटिकल साइंस के नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जैसे एलटी इस एग्जाम में ना पूछा गया हो। इससे जुड़े प्रश्न आए हैं, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन सब के अलावा संविधान का प्रारूप कैसा बन रहा है, उस प्रारूप का निरीक्षण करने के लिए समिति बनी थी। प्रारूप के निरीक्षण के लिए समिति बनी थी कि संविधान का प्रारूप स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो ये बनी थी। और इसके जो हेड थे, जो सब देख रहे थे कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, संविधान का प्रारूप कैसा बन रहा है, परीक्षण करने के लिए विशेष समिति थी ये। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे हेड। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सर थे इस समिति के हेड। ठीक है, इन सब के अलावा संघ के संविधान संबंधी समिति थी। संघ के
संविधान केंद्र के संघ के संविधान से संबंधित समिति थी, एक बनाई गई थी, जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ के संविधान से संबंधित समिति बनाई गई थी। संविधान सभा में हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, ये इस नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 फीमेल पर्सन थी, ये और भी थी, लेकिन ये महिलाएं जो थी, जो शामिल थी संविधान सभा में, इसमें से 2 नाम पूछे गए। हंसा मेहता तो यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार आई हैं कि संविधान सभा में कौन सी महिला इसमें शामिल थी। हंसा मेहता थी, और ये भी थी राजकुमारी अमृता कौर। कहीं कहीं किताब में अमृत कौर भी मिलता है, लेकिन वही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इन सब के अलावा और भी लोग थे, कमला देवी भी थी इसमें, लोहिया जी भी थे, अशोक मेहता जी, तमाम लोग थे। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैर कांग्रेसी है जो संविधान सभा में शामिल था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गैर कांग्रेसी है जो संविधान सभा में शामिल था, यानी वो कांग्रेसी नहीं था, कांग्रेस पार्टी से नहीं था, फिर भी उसमें शामिल था। ठीक है, गैर कांग्रेसी सदस्य की अगर हम जब बात करते हैं, जो संविधान सभा में शामिल थे, गैर कांग्रेसी सदस्य के बारे में जो हम बात करते हैं, इसमें नाम आता है आपका A.K. अय्यर, पूछा गया है, याद रखिएगा, A.K. अय्यर पूछे गए हैं, ये कांग्रेसी नहीं थे। इनसे भी सबसे ज्यादा पूछे आने वाले जो नाम है हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू सर बहुत पूछे गए हैं, हृदयनाथ कुंजरू, जो कि गैर कांग्रेसी थे, शामिल थे। के संथानम, ये भी नाम आया है, संथानम समिति बनाई थी इन्होंने, पढ़ेंगे आगे हम लोग। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं संविधान सभा के, ये गैर कांग्रेसी थे। के मुंशी, ये नाम भी आया है, सब नाम पूछे गए हैं डियर। और एक नाम और बड़ा फेमस था के मुंशी के अलावा, जॉन मथाई, जो कई बार पूछे गए हैं, जॉन मथाई सर तो कई बार पूछे हैं। इन सब के अलावा M.R. जयकर, M.R. जयकर और भीमराव अंबेडकर, जो कि ये सब लोग क्या थे, गैर कांग्रेसी थे और संविधान सभा में शामिल थे। इसमें से एक भी ऐसा नाम नहीं है जो आपके एग्जाम में शायद ना पूछा गया हो, सारे नाम कंठस्थ कर लीजिएगा। A.K. अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी, जॉन मथाई, M.R. जयकर और अंबेडकर सर, ये सब लोग कौन थे, गैर कांग्रेसी थे, मतलब ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, बट संविधान सभा में थे। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा के बारे में जब बात कर रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को, स्टार्टिंग में मैंने बताया आप लोग को, कहाँ गया, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, याद रखिएगा। सीनियर इसके सदस्य थे, वरिष्ठ सीनियर थे, उम्रदराज थे, सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर उसके बाद जो है 9 तारीख बीत गई, पहला दिन हुआ, दूसरा तारीख 10 आई, 10 के बाद तीसरा दिन आया 11 तारीख, और 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बनाए गए थे मुखर्जी सर, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सलाहकार बनाए गए थे BN राव सर। संविधान निर्माण की शुरुआत जब हुई थी तो 1946 13 दिसंबर जब पहली बार संविधान की उसमें उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी, और इसी में भावी संविधान की पूरी रूपरेखा लिखी थी। ठीक है, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य शामिल किए थे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब शामिल था, कि लोगों को सामाजिक अधिकार मिलेंगे, लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपने विचारों को प्रकट करने के भी अधिकार मिलेंगे, साथ ही साथ लोगों को उपासना का भी अधिकार मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, सब चीज। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, SC थे, ST थे, जो माइनॉरिटीज थे, अल्पसंख्यक थे, उनके क्या की गई, उनके हितों की रक्षा की जाएगी, इस बात की भी घोषणा की गई थी। ये थी तमाम चीजें था। तो संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा ने कई सारी समितियों के माध्यम से कार्य करना शुरू किया था, जिसमें आपने तमाम समितियां देखी, वही समितियां थी
जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले देखा संघीय समिति देखी, मूल अधिकारों संबंधी समिति देखी, संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति के मेंबर और निरीक्षण के लिए की गई समिति, गैर कांग्रेसी सदस्य, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक की गई थी, तो आपको पता है उसी में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। 1948 से नवंबर 1949 के बीच में विचार किया गया, फिर निर्माण हुआ, कैसे कैसे हुआ, 284 सदस्यों ने साइन किया, ये चीजें। ठीक है, अब संविधान सभा ने काम किया ये सब। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी थी, कैसे वो काम कर रही थी, कार्य प्रणाली के बारे में जो हम बात करते हैं, कार्य प्रणाली के बारे में जो हम बात करते हैं, तो कैसे काम कर रही थी संविधान सभा में। जिस पार्टी का बहुमत था वो था कांग्रेस, और बहुमत ही नहीं डियर, निर्णायक बहुमत था। निर्णायक बहुमत मतलब कोई भी फैसला ये अपने पक्ष में कर सकता था, इतनी मेजॉरिटी थी संविधान सभा में कांग्रेस के लोगों की, इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी थी उसमें। ठीक है, इस संविधान निर्माण में कहा गया, एक बहुत ही फेमस विद्वान थे ग्रेनविल ऑस्टिन, आप लोग पढ़ते भी हैं सिलेबस में, खासकर नेट जेआरएफ वाले ऑस्टिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑस्टिन सर ने कहा था कि संविधान के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 4 नाम लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने कहा कि इन चारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान के निर्माण में। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन सर ने कहा था कि इन चारों लोगों की चारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है संविधान के निर्माण में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक पक्ष पर चर्चा परिचर्चा होती थी। जो प्रत्येक सदस्य थे, कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी, सभी अपने विचार रखते थे, सभी मतों का सम्मान किया जाता था। और कहा गया कि बहुमत से निर्णय हम लेने के बजाय हम क्या करेंगे, फैसला करेंगे आम सहमति से, कि भैया बहुमत के आधार पर तो हम ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा हम तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, कांग्रेस वाले संख्या ज़्यादा थी उनकी, इसीलिए हम लोग काम करेंगे आम सहमति पर। ठीक है, ठीक है। बाबा साहब ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 लोग चला रहे हैं। जी देखिए, ये स्टेटमेंट तो बाबा साहब का है, उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, बहुत सी बातें हम सकारात्मक रूप में लेते हैं मोस्टली। गुड इवनिंग अजय कुमार जी। ठीक है, वो बात की बात है। आज ही बहुत से लोग कहते हैं गांधी जी ने क्या किया, अम्बेडकर जी ने क्या किया। आज ही बहुत से लोग मुझसे खुद कभी कभी डिबेट हो जाती है दोस्तों से, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं, मेरे मतभेद हो जाते हैं कि यार बाबा साहब गलत कर गए यार, अच्छा ये। हमने कहा भाई देखो, जो चीज़ें होती हैं सिचुएशन के बिहाफ पे होती हैं, सिचुएशन है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप पावरफुल हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, आप सोच रहे हो मैं बता पैसा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी उनके बेटे की शादी हुई थी, शरीर आपने उनका देखा है कितना हेल्दी है। डॉक्टर को फीस देना छोड़ो, डॉक्टर को खरीद सकता है बंदा, लेकिन अपने बच्चे को फिजिकली फिट नहीं कर पा रहा है। इस बात का अफसोस आप पूछिए उनके माँ बाप से, आपको एहसास होगा। तो स्थितियां परिस्थितियां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, बाकी रुतबा, वर्चस्व, दबदबा, पैसा ये सेकेंडरी होता है दोस्त, याद रखिएगा। तो कभी भी इस चीज को ये ना सोचिए कि नहीं हम ही जो है यही सब कुछ है, सब कुछ होता है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, अपने अपनी सोच है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। ठीक, चलिए जाने दीजिए। खैर, तो ये बातें होती हैं यहाँ पे। खैर आगे चलते हैं हम लोग। बहुमत के द्वारा यह फैसला नहीं किया गया कि आपकी संख्या कम है तो हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा, समान रूप से मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुमत के दम पे फैसला करना होता, संविधान सभा का उद्देश्य ये होता कि कांग्रेसों की संख्या ज्यादा है, हम बहुमत के दम पे फैसला करेंगे, तो भाई वो ना शामिल करते गैर कांग्रेसियों को, क्या कर लेते आप। उस समय जो रुतबा था कांग्रेस पार्टी का 1885 में स्टैब्लिश हुई, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है भारत की, और उस समय रुतबा था उसका, हालांकि आज भी कम नहीं है, राहुल गांधी इज बेटर अपोजिशन लीडर है, नो डाउट, काफ़ी मेहनत की है और असर भी दिखाया लोकसभा के चुनाव में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं।
तो यहां पे ये सारी चीजें बताई गई। क्या हुआ? ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि गैर कांग्रेसी सदस्यों को संविधान में शामिल करना, संविधान सभा में, ये मोटिव था कि भैया आप लोग भी रहें। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, किसी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, बल्कि ऐसी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलेंगे जो देश के अनुकूल होगी। भारत देश के संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन प्रणाली का जो मूल आधार रखा, वो रखा था उदारवाद, कि हम लिबरल रहेंगे सभी के लिए। और आप भारत देश के संविधान में फंडामेंटल राइट जब पढ़ते हैं, पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 to 35 आपको दिख जाता है। सभी के लिए अधिकार बताए गए, चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे मेजॉरिटीज हो, सभी के लिए। ये उन्होंने कहा कि शासन प्रणाली का मूल आधार उदारवाद रखा जाएगा और शासन का उद्देश्य समाजवादी होगा, ये बात की गई थी। ठीक है, ये बात की गई थी। संविधान सभा से जुड़े हुए बहुत सारे विवाद भी सामने आए, ऐसा नहीं था। संविधान सभा से जुड़े हुए बहुत सारे विवाद भी सामने आए कि भैया विवाद क्या हुआ। विवाद ऐसे हुआ कि जब संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ, तो आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा की थी। तो कैबिनेट मिशन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय क्लीमेंट एटली ने जो पार्लियामेंट में अपने यहां घोषणा की थी, उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण कार्य हुआ। कैबिनेट मिशन ने केंद्र सरकार को मात्र 3 विभाग दिए थे, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, हमने कल पढ़ा था, इसने 3 विभाग दिए थे केंद्र सरकार को, भैया सिर्फ ये से संबंधित मामले तुम देखोगे, बाकी तुम नहीं देखोगे। बात इस चीज को विवाद था। और इन तीनों विभागों को चलाने के लिए कहा गया था कि इन तीनों विभाग को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप राजस्व इकट्ठा कर सकते हो, हम आपको अथॉरिटी देते हैं। मामला फंसा कि सर देश हमारा, लोग हमारे, शहीद हुए हमारे लोग, और हमको तुम लॉलीपॉप दे रहे हो। प्रतिरक्षा, विदेश, संचार, ये विवाद था। इसीलिए भारतीय शासन मूलतः जो ब्रिटिश संसद के अंतर्गत था, ये किया गया और दबदबा था उस समय कैबिनेट मिशन का, नो डाउट। और यही रीजन था, इस विवाद के कारण बहुत से आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं है। बहुत से आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं, संप्रभु का मतलब अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है और वहां के प्रेसिडेंट ब्रिटेन के, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के द्वारा ये संविधान सभा का गठन किया गया है। भारतीय लोगों ने संविधान सभा का गठन नहीं किया है, इसीलिए विवाद का कारण बना था ये, और देख के लग भी रहा है यही रीजन था कि विवाद हुआ था। ठीक है, और इसीलिए इसे किसी भी समय ब्रिटिश संसद द्वारा भंग किया जा सकता था, ये चीजें थी। ये तमाम चीजें इसी चीज को लेकर के विवाद था। ठीक है, लेकिन आपको बता दें, जहां तक बात यह है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आप लोग आलोचना कर रहे हो, सही बात है, कैबिनेट मिशन ने आधारशिला रखी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अपने यहां पार्लियामेंट में घोषणा की, भारत संविधान सभा को लेकर हम मानते हैं। लेकिन आप सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए ना, कि उस समय भारत का तत्कालीन समय जो था, उसमें ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा के गठन का आधार ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में लाया गया, ये भी सही था। वैधानिक रूप से, लीगल तरीके से ब्रिटिश सरकार का भारत पर दबदबा था, नियंत्रण था, ये भी सही है। लेकिन आप पॉलिटिकल रूप देखिए, राजनीतिक रूप में सरकार के द्वारा भारतीयों को शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया, कि भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण कर दिया गया कि भैया ठीक है, तुम लोग बनाओ। आप प्रारूप समिति से लेकर संविधान सभा के सदस्य देख सकते हैं, भारतीयों का भी उसमें वर्चस्व था। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा ना कहिए कि पूरी तरह से था, आलोचकों को जवाब दिया गया। इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी अपने आप में, बल्कि कैबिनेट मिशन और क्लीमेंट एटली की घोषणा बना था, ये कहना उचित नहीं होगा।
क्योंकि शक्तियां हस्तांतरित की गई हमको। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें क्लियर लिखा था कि भारत एक संप्रभु राज्य है, और संविधान सभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्लियर। तो आप आलोचना ना करिए। तो आलोचना करने वाले आलोचना करते रहे और बताने वाले इस तरह से बताते रहे। फिलहाल चलता रहा। यह भी कहा लोगों ने कि संप्रभुता का मतलब यह नहीं कि किसी देश के साथ संबंध निर्मित ना हो। उन्होंने कहा कि आलोचकों को जवाब देते हुए यह बात कही गई कि संप्रभुता मतलब होता है सर्वोच्च, जो अपने आप में सर्वोच्च हो, उसके ऊपर कोई ना हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सर्वोच्च हैं तो हमारा किसी देश के साथ संबंध नहीं होगा। होगा ना। अरस्तु को पढ़ा है आप लोगों ने। अरस्तु ने कहा दास यानी गुलाम बहुत जरूरी है मालिक के लिए। मालिक भी जरूरी है गुलाम के लिए, क्योंकि दास मालिक के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि विकसित होगी और वो आगे चल करके दासता से मुक्त हो सकता है। और मालिक जो होगा उसको दास के होने की वजह से बहुत से काम नहीं करने पड़ेंगे, उसका समय बच जाएगा और उस बचे हुए समय को अपने और अधिक विकास में लगा सकता है। सॉरी। तो ये बात उन्होंने कही। तो यहां पे दोनों चीजें देखिए। संप्रभु होने का मतलब ये नहीं कि किसी देश का संबंध नहीं होगा, हमारा बिल्कुल होगा। और यही रीजन है, आप सभी को पता होगा कि देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद भी भारत क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहा। तो क्यों भैया हमारा संबंध है उसमें। बिल्कुल अजय कुमार जी, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। ये संविधान सभा से जुड़ी बातें जितने मैंने आपको बताएं, आपको वो सब अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम संविधान का अगला जो टॉपिक हमारा है, संविधान का दर्शन पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तावना को देखेंगे ही, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। पेरुवादीवाद में न्यायपालिका ने क्या कहा था प्रस्तावना को लेकर के कि संविधान का भाग नहीं है। पेरुवादीवाद बहुत फेमस रहा है। फिर इसके बाद केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने बेरुवादीवाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि नहीं भैया, प्रस्तावना तो संविधान का भाग है, कैसे पलट दे रहे हो तुम। फिर उसी के बाद न्यायपालिका ने प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है, ऐसा कहा। ठीक है। क्या प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है, मूल अधिकारों को लेकर के बात की गई। तो संविधान का दर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक चीज इसमें पढ़ेंगे कि भैया क्रीमी लेयर की परिभाषा क्या बताई गई, फंडामेंटल राइट क्या थे संविधान। तो हम लोग अब संविधान सभा के बाद कल, आप सभी को बता दूं बहुत से बच्चे डाउट में होंगे, सर इतनी स्पीड में निकल जा रहे हैं। बिल्कुल स्पीड में निकल रहा हूँ। रिवीजन क्लास है। आयोग ने कहा कि दिसंबर से जनवरी में एग्जाम करा सकते हैं, इसलिए क्लास रिवीजन क्लास है। आप लोग थंबनेल पे भी देख सकते हैं। बाकी क्लासेस आपकी ऐप पर चलती हैं, ये देख सकते थंबनेल पे लिखा हुआ है रिवीजन क्लास। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की, बीपीएससी की, तो आज ही हमारे संस्था के नंबर पे टीचर्स अकेडमी के 9628 95 92 37 पर 9628 9628 959237 इस पर कॉल करें या फिर इस पर व्हाट्सअप करें। नेट जीआरएफ की क्लासेस चलती हैं, जो पहले इसी पे चलती थी, अब यूजीसी एकेडमी पे चलती है। इसी की सेकंड ब्रांच है, आप देख सकते हैं। वहां पे हम लोग आईआर का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कल आखिरी दिन होगा जब हमारी पब्लिक क्लास होगी टीचर्स एकेडमी पर भी और यूजीसी एकेडमी पर। आखिरी क्लास है हमारा ये, ऐसा नहीं पब्लिक मिलूंगा नहीं, मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन क्लास ऐप पर चलेंगी। जो बच्चे जुड़े हैं हमसे उनके लिए। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर लें। परसों से ऐप पे क्लास आपको जाना शुरू हो जाएंगी। ये क्लासेस भी आपको ऐप पे मिल जाएंगी। बहुत से बच्चे हैं भाई, उन्होंने फ़ोन किया कि सर सारी क्लासेस आप पब्लिक पढ़ा देंगे तो हम लोग एडमिशन देने से काम मतलब। हमने कहा भाई बात में तो दम है, लेकिन पब्लिक आना भी जरूरी है, बच्चों को जानना भी जरूरी है, बच्चों से रूबरू भी होना भी जरूरी है। तो मिलते हैं कल शाम 4 बजे यूजीसी एकेडमी पे पॉलिटिकल साइंस की आईआर की क्लास लेकर के। यूनिट 5 में आज हमने पढ़ा था उसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो आपके आईआर का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर हम लोग कल बात करेंगे अगले टॉपिक पे, और टीचर्स एकेडमी पे कल बात करेंगे संविधान, उसकी विशेषताएं, उसके स्रोत कहाँ से हमने क्या क्या लिए हैं, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक लीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।